नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन ऑफ यूरोप यानी यूरोप की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। यूरोप की प्राकृतिक वनस्पति को जानने से पहले हम प्राकृतिक वनस्पति को देख लेते हैं किसे कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है ऐसा पादप समुदाय जो भौगोलिक दशाओं में स्वतः विकसित हुआ हो, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं किया गया हो, ना तो मानव द्वारा कोई बीज डाला गया हो या ना ही मानव द्वारा उसमें किसी जल की या खाद की आपूर्ति की गई हो। भौगोलिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाले पादप समुदाय को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। और प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत हम पेड़ पौधों, झाड़ियों, घास आदि को सम्मिलित करते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति कुछ कारकों द्वारा प्रभावित या नियंत्रित होती है। इनमें सबसे पहले बात करते हैं हम उच्चावच की। उच्चावच किसी स्थान विशेष की प्राकृतिक वनस्पति को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। जैसे कि अगर किसी स्थान का उच्चावच समतल है तो वहाँ अधिक प्राकृतिक वनस्पति की सघनता देखने को मिलेगी, जबकि पथरीले या पर्वतीय धरातलीय स्वरूप में कम प्राकृतिक वनस्पति विकसित होगी। वहीं बात करें दूसरे नंबर के कारक की, तो वह है तापमान। तो तापमान भी काफ़ी हद तक किसी स्थान विशेष की प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करता है। जैसे कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पर्याप्त तापमान के कारण वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति की सघनता अधिक होती है, जबकि पोलर एरियाज़ में तापमान की कमी के कारण वहाँ प्राकृतिक वनस्पति कम या नाम मात्र की देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारक की, वह है वर्षा। तो वर्षा भी किसी स्थान विशेष की प्राकृतिक वनस्पति को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम वर्षा के कारण वनस्पति कम देखने को मिलेगी, जबकि वर्षा वाले जैसे मानसूनी क्षेत्रों में अधिक प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट औसत समुद्र तल से ऊंचाई, यानी किसी स्थान विशेष की समुद्र तल से ऊंचाई किस प्रकार की है। जैसे अधिक ऊंचाई वाले भागों में जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में कम वनस्पति देखने को मिलती है, जबकि समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है। और लास्ट में है मानवीय बसाव। तो किसी स्थान विशेष के आसपास मानवीय बसाव किस प्रकार का था। अगर मानवीय हस्तक्षेप या बसावट अधिक है तो वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति को नुकसान अधिक होगा, जिस कारण प्राकृतिक वनस्पति की सघनता कम देखने को मिलती है, जबकि कम मानवीय बसावट वाले क्षेत्रों में अधिक प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है। ये तो थे कुछ कारक जो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं यूरोपीय महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। जैसे कि यूरोप एक महाद्वीप है, इस कारण यहाँ पर जलवायु एवं धरातलीय संबंधी विविधताएं देखने को मिलती है, और इन्हीं विविधताओं के कारण यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति में भी अनेक प्रादेशिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और इन्हीं जलवायु एवं धरातलीय स्वरूप के आधार पर हम यहाँ की यूरोप महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति को 7 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है टुंड्रा वनस्पति प्रदेश, दूसरे नंबर पे है कोणधारी वन प्रदेश, तीसरे नंबर पे है पतझड़ी वन प्रदेश, चौथे नंबर पे है मिश्रित वन प्रदेश, 5वें नंबर पे है स्टेपी घास के मैदान, 6ठे नंबर पे है भूमध्य सागरीय वन प्रदेश, और 7वें नंबर पे है पर्वतीय वन प्रदेश। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टुंड्रा वनस्पति प्रदेश के बारे में, यानी यूरोप महाद्वीप में टुंड्रा वनस्पति प्रदेश का क्षेत्र कहाँ कहाँ विस्तृत है। यूरोप महाद्वीप में टुंड्रा वनस्पति प्रदेश आर्कटिक महासागर के आसपास वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जिनमें कि नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड आदि देशों में टुंड्रा वनस्पति प्रदेश अधिक देखने को मिलता है। और इस वनस्पति प्रदेश की मुख्य विशेषता ये है कि इस टुंड्रा वनस्पति प्रदेश में वर्ष पर या अधिकांश समय हिमाच्छादित या बर्फ से ढका रहने के कारण यहाँ पर अधिक या बड़े वृक्ष कम देखने को मिलेंगे, जबकि छोटी छोटी घासें अधिक देखने को मिलेगी। इनमें जो मिलने वाली प्रमुख घासें हैं वो है मास, लाइकेन और जूनिपर के छोटे छोटे वृक्ष, बर्च, बिलो आदि के छोटे छोटे वृक्ष या छोटी छोटी घासें यहाँ देखने को मिलती है। और दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कोणधारी वन प्रदेश के बारे में।
तो यूरोप महाद्वीप में कोणधारी वनों का क्षेत्र टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में और या फिर कह सकते हैं 35 डिग्री उत्तर से लेकर 62 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य इन वन प्रदेशों का विस्तार देखने को मिलता है यूरोप महाद्वीप में। और इस वनस्पति प्रदेश के अंतर्गत अगर बात करें तो उत्तरी रूस, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के भाग आते हैं। और कोणधारी वनों की विशेषता यह है कि इन वनों में जो वृक्ष मिलते हैं उनकी पत्तियां नुकीली होती है और इस कारण इन नुकीलाकार होने के कारण इन वनों को कोणधारी वन कहा जाता है। और नुकीलाकार होने के कारण ही इन वृक्षों पर बर्फ़ अधिक देर तक नहीं जम पाती और वह जल्दी ही वृक्षों की पत्तियों से नीचे गिर जाती है, जिस कारण बर्फ़ से इन वृक्षों को अधिक नुकसान नहीं होता। और अगर इन वन प्रदेशों की बात करें तो इन वन प्रदेशों में मुख्यतः जो वृक्ष मिलते हैं वो है पाइन, लार्च, सिल्वर, फर, बर्च आदि वृक्ष हैं जो इन वनों में मुख्यतः मिलते हैं। और इन वनों की मुख्य विशेषता यह भी है कि इन वनों में जो लकड़ी मिलती है वो मुलायम होती है, जिस कारण इन क्षेत्रों में लकड़ी काटने का व्यवसाय मुख्यतः देखने को मिलता है और इन लकड़ी से निर्मित होने वाले औद्योगिक इकाइयाँ भी अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे वन प्रदेश यानी पतझड़ी वन प्रदेश की। अगर यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में पतझड़ी वन प्रदेश पश्चिमी यूरोप में अधिक देखने को मिलेगा और मिश्रित वनों के दक्षिणी भाग में ये वन प्रदेश देखने को मिलता है। तो कौन कौन से देश हैं यूरोप महाद्वीप के जिनमें पतझड़ी वन प्रदेश देखने को मिलता है, वो है जैसे इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया आदि देशों में पतझड़ी वन प्रदेश देखने को मिलता है। इन वनों की विशेषता यह है कि ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और इन वृक्षों की पत्तियां चौड़ी भी होती हैं। इसी कारण इन वनों को चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन भी कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ मिलने वाले वृक्षों की तो इन वनों में मुख्यतः ऐश, एल्म, पॉपुलर, ओक, बीज आदि के वृक्ष मुख्यतः देखने को मिलते हैं। और इन वनों की विशेषता यह भी है कि इन वनों की लकड़ी अत्यधिक कठोर होती है, जिस कारण इसका आर्थिक महत्व अधिक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे नंबर पे मिश्रित वन प्रदेश के बारे में। यह वन प्रदेश 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के दक्षिणी भाग में देखने को मिलता है और इन प्रदेश में या मिश्रित वन प्रदेश में कोणधारी तथा चौड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं। कोणधारी वृक्ष भी और चौड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं, इसी कारण इन्हें मिश्रित वन प्रदेश कहा जाता है। और ये मुख्यतः ब्रिटिश द्वीप समूह से लेकर पूर्व में यूराल पर्वत तक मिलते हैं, यानी ब्रिटिश द्वीप समूह से लेकर पूर्व में यूराल पर्वत तक इन वन प्रदेशों का विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेपी घास के मैदान के बारे में। जैसा कि आपको पता है स्टेपी घास के मैदान यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, दक्षिणी यूरोपीय रूस और दक्षिणी पश्चिमी स्पेन में इस प्रकार के घास के मैदान देखने को मिलते हैं। यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और इन घास के मैदानों की मुख्य विशेषता यह है कि इन घास के मैदानों में बड़े वृक्षों की मात्रा कम देखने को मिलती है या नाम मात्र के बड़े वृक्ष देखने को मिलते हैं, वो भी बिखरे हुए रूप में। और इस प्रदेश में पशुचारण अधिक होता है, यानी ये घास के मैदान पशुचारण के लिए अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इन प्रदेशों में पशुपालन का विकास अधिक हुआ है, पशुपालन व्यवसाय अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छठे नंबर पे भूमध्य सागरीय वन प्रदेश की। तो भूमध्य सागरीय वन प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में या देशों में देखने को मिलता है, जिनमें कि इटली, स्पेन, इस प्रदेशों में इन वनों का विस्तार अधिक देखने को मिलता है, या फिर कैस्पियन सागर के आसपास वाले देशों में भी इन वनों का विस्तार अधिक देखने को मिलेगा। भूमध्य सागरीय वनों की मुख्य विशेषता यह है कि इस वन प्रदेश में वर्षा ग्रीष्मकाल में न होकर शीतकाल में होती है, यानी ग्रीष्मकाल में वर्षा नाम मात्र की होती है, जबकि शीत ऋतु में वर्षा का अधिकांश भाग
होता है, यानी शीत ऋतु में पछुआ हवाओं से वर्षा यहाँ होती है। और इन वनों की विशेषता यह होती है कि यहाँ पे खट्टे फलों की खट्टे वृक्षों की खट्टे फलों की खेती अधिक होती है, और जिनमें मुख्यतः नींबू, अंगूर, संतरा आदि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो वृक्ष मिलते हैं वो है ओक, जैतून, कॉर्क, चेस्टनट, पाइन आदि वृक्ष भी यहाँ मुख्यतः देखने को मिलते हैं। और इन वनों की जड़ें लंबी होती है और छाल मोटी होती है, और वृक्षों की पत्तियाँ मोटी होती है या फिर कांटेदार होती है। यह इन वनों की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र की। तो पर्वतीय वन प्रदेश, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये हमें पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। यूरोप में ये मुख्यतः आल्प्स और पेनाइन्स और काकेकस पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। और इन वनों की मुख्य विशेषता यह है कि जैसे जैसे ऊंचाई की ओर हम बढ़ेंगे, हमें वनस्पति की सघनता कम देखने को मिलेगी, जबकि निचले भागों में अधिक वनस्पति की सघनता देखने को मिलेगी। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कोणधारी वन देखने को मिलते हैं, और जबकि सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष वन देखने को मिलते हैं, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास के मैदान देखने को मिलते हैं। तो आज हमने बात की यूरोपीय वन प्रदेशों के बारे में या यूरोपीय प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।